स्टेप ये था। माइंड मेकअप हो गया। अगला काम सीफेप के सब्जेक्ट्स और उनके डायनामिक्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सीफेप में सब्जेक्ट्स क्या है। मैं केस स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं सीफेप की बात कर रहा हूं। सीफेप के बाद एक अगला पेपर होता है स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। सीफेप में आपके 6 सब्जेक्ट और एक हैंड्स ऑन कोर्स है। रिपोर्टिंग, एसएफएम, टैक्सेशन, लॉ, सस्टेनेबिलिटी, ऑडिटिंग, और ये भाई साहब ऑडिटिंग के साथ जोड़ के, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये पास करेंगे तो वो अनलॉक होगा, वरना ऑडिटिंग अनलॉक नहीं होगा। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है। यकीन मानने ना होने के बराबर इसका रैशनल एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं नहीं, बंदे को डाटा एनालिटिक्स का पता होगा तो ज्यादा बेहतर ऑडिट कर सकेगा। इस ऑडिट के पेपर का नाम फाइनल का वो कर दिया है ऑडिट अश्योरेंस एंड डाटा। 4 सफे ज्यादा कर दिए हैं किताब में डाटा के नाम से। तो मुझे बड़ी तब चढ़ी, नाम बदला। मैं कहता था देखें तो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। टोटल 4 सफे के डाटा एनालिटिक्स का हल्का सा तस्करा किया है और पेपर का नाम बदल दिया। तो उन्हें लग रहा है कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है। और बिला वजह एक बड़ा प्यारा पेपर होता था ऑडिट का, जो लोग बड़े आराम से रिपोर्टिंग के साथ उठाते थे। बड़ा फेमस कॉम्बिनेशन होता था। रिपोर्टिंग और ऑडिट लोग उठाते थे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे। एक बड़े साइज का पेपर होता था, एक दरमियाने साइज का, मजेदार हो जाता था। आई अपने खाम खा वो एआई एंड डाटा एनालिटिक्स बीच में उसके साथ फंसा दिया, जिसकी वजह से अब मुश्किल हो गया। और खासतौर पे जिन्होंने 3-6 महीने में अटेम्प्ट देनी है उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। हाँ, जिसकी साल 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है उसके लिए इतना मसला नहीं है। अगर इन सब्जेक्ट्स को देखिए तो थोड़ा सा इनके डायनामिक्स समझने होंगे। ये 6 सब्जेक्ट हैं। एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, एसीआर, इसको पहले एएफआर कहते थे। सीएलजी, कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, ये पहले एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिस, एसीएलपी होता था। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एश्योरेंस नया पेपर है। पहले एक एसपीएम पेपर होता था, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, उसकी जगह लेके आए हैं। हालांकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एसबीएफ, बीएफडी नाम का एक पेपर होता था, फिर उसको पहले इन्होंने नाम चेंज किया और अभी करंट नाम भी इसका यही है। टैक्सेशन प्रैक्टिसेस और ऑडिट एश्योरेंस एंड डाटा, और उस पर सितारा लगाया हुआ है कि ये फंसा हुआ है। ये अकेला नहीं है, इसको कभी भी अकेले नहीं पढ़ना है। इसको हमेशा आपने समझना है कि ये डाटा के साथ लिंक है। डाटा नहीं पास तो आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको उस अटेम्प्ट में देना है जिस अटेम्प्ट में आप डबल प्लान कर रहे हो कि मैंने डाटा का पेपर भी देना है और मैंने इसमें भी अपीयर होना है। डाटा एनालिटिक्स का जो हैंड्स ऑन कोर्स है उसका सक्सेस रेशियो क्या है? पहली दफा ये होने जाएगा, इससे पहले ये अभी तक हुआ नहीं है। पहले जो होता था वो फिनटेक होता था। फिनटेक का जो रीसेंट रिजल्ट आया है, टू माय सरप्राइज 93% बच्चे पास हो गए। इसका मतलब उन्हें नहीं समझ आया कि बच्चों ने क्या लिखा है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पूछने वाले ने क्या पूछा है, उन्होंने बस पास किया। तकरीबन 6-7% जो फेल हुए होंगे वो इसलिए फेल हुए होंगे कि रोल नंबर लिखना भूल गए होंगे, नहीं तो उनको भी पास कर देते हैं। अच्छी बात यह है इन हैंड्स ऑन कोर्सेज में कि आईकैप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पहले एक एक्टिविटी होती है जिसके अलग से नंबर होते हैं, और बाद में एक एक्टिविटी। और जो पहली वाली एक्टिविटी होती है, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में जाते हैं तो वहां बहुत सारे लोग जो है जन्नत कमाने के लिए बैठे होते हैं और आपको तोड़ के बता देते हैं कि अब आपने इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसके साथ भी ऐसा है कि इसका एक पहले डॉक्यूमेंट पहले बनाना होगा और एक बाद में, तो समहाउ इसका पास रेट बुरा नहीं है। तो चांसेस हैं कि एआई और डाटा एनालिटिक्स में भी तकरीबन उनका यही पैटर्न रहेगा। जो 6 पेपर है इसमें इसको 3 तरह से हम एनालाइज करेंगे। नंबर 1 इसकी नेचर क्या है, न्यूमेरिकल या थ्योरी। नंबर 2 इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा, दरमियाना बड़ा या छोटा सिलेबस। और तीसरा इसकी टेक्निकलिटी लेवल क्या है, ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके। 2 प्रॉपर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, एक को हम रिपोर्टिंग कहते हैं और एक को हम बीएफडी या एसबीएफ कहते हैं। ये 200% फुली न्यूमेरिकल पेपर्स हैं। फिर आपके 3 प्रॉपर थ्योरी पेपर हैं, कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस, ऑडिट एश्योरेंस एंड डाटा और सस्टेनेबिलिटी। मैंने इसके साथ मेनली थ्योरी लिखा हुआ है क्योंकि अभी ये पेपर आया और उसके जो मॉडल पेपर है उसमें भी उन्होंने थ्योरी पूछी है। अदरवाइज ये जो सब्जेक्ट है इसकी नेचर ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल मिक्स करना शुरू कर देंगे। जो मेरी असेसमेंट है 6 महीने साल बाद उन्हें समझ आएगी कि इसका पेपर हम थोड़ा सा ज्यादा इसमें ट्रिकी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये मेनली थ्योरी है। टेक्स्ट मिक्स है, तकरीबन 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी। तो 2 प्योर न्यूमेरिकल, 3 प्योर थ्योरी और टेक्स्ट एक मिक्स पेपर दोनों तरह का। अगर मैं साइज ऑफ सिलेबस की बात करूं तो 2 सबसे लेंथी सिलेबस जो हैं वो रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ के हैं। सबसे जालिम सब्जेक्ट, नहीं खत्म होते। मतलब आप कैफ 7 कंपनी लॉ को पकड़ के 40 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली बगैर किसी मुबालगा राई के सिर्फ 40 से मल्टीप्लाई कर दें, उतना सिलेबस होगा।
फुल जालिम। रिपोर्टिंग 1 या 2 में 6, 8, 10, 11 टॉपिक्स होते थे, इसमें तकरीबन कोई 45 के करीब टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक उसी तरह की गहराई है जितनी गहराई का आपका कोई भी एक इंडिविजुअल टॉपिक होता था। तो ये दो काफी बड़े सब्जेक्ट हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब आपको आर्टिकल्स में पहली अटेम्प्ट मिले और साल 1.5 साल बाद आपकी अटेम्प्ट हो, तो इन दो में से कोई एक प्रेफरेबली रिपोर्टिंग उठा के दे देना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेता है। और जिनकी 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट होगी, उन लोगों को अब अगेन पहला गोल्डन चांस है आपके पास 6 महीने बाद का, उसके बाद 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट होगी जो लोग डायरेक्ट पेपर्स दे रहे हैं। तो उनके लिए इस वक्त रिपोर्टिंग उठाना फॉर दिस वेरी सेशन अच्छा होगा, क्योंकि उनको 6 महीने मिल जाएंगे। अदरवाइज ये 3 महीने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रिपोर्टिंग या कॉर्पोरेट लॉ का पेपर। तो ये दो सबसे लेंथी पेपर्स हैं। फिर उसके बाद ऑडिट है, लेंथी यानी उतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, और 3 दरमियाने साइज की हैं, सस्टेनेबिलिटी, एसबीएफ, टैक्सेशन। बीएफडी या एसबीएफ जो है वो छोटा है, सिलेबस वाइज छोटा है, लेकिन टेक्निकलिटी वाइज इन 6 में सबसे टेढ़ा है। सबसे ज्यादा लोग वहां जाके अटकते हैं क्योंकि वो काफी टेक्निकल है, क्योंकि आपने फाइनेंस का बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन एक पेपर में पढ़ा होता है, अकाउंटिंग तो आपने 2-3 पेपर्स में पढ़ी हुई होती है, आपने इंट्रो में भी पढ़ा होता है, फिर आप FR1 में भी पढ़ते हैं, FR2 में भी पढ़ते हैं, लेकिन फाइनेंस का हल्का सा तड़का आपने MFA में देखा होता है, जिसका नया नाम BI है। तो इसलिए ये लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका सिलेबस बड़ा नहीं होता, दरमियाना सिलेबस होता है। टेक्निकलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन दो की टेक्निकलिटी मीडियम लेवल की है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी और टैक्सेशन। बाकी सब एडवांस लेवल के, मतलब आप फाइनल के किसी पेपर को हल्का पेपर नहीं कह सकते। हाँ, हमें जब भी कोई कहता है तो मैं कहता हूं इन 6 में से 2 जो थोड़े से कम भारी हैं वो सस्टेनेबिलिटी और टैक्सेशन है। सस्टेनेबिलिटी क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरा नया नया जब सब्जेक्ट आता है तो एक आध अटेम्प्ट तक उसकी लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग रहती है, और अभी आईकैप बहुत बड़ा तजर्बा उस पर नहीं कर रहा होता। और टैक्सेशन जो है वो चूंकि आपने कैफ में टैक्स पढ़ा होता है, तो समझे 60% आपकी तकरीबन वो नॉलेज चल जाती है जो कैफ लेवल की होती है, तो ये एज मिल जाता है आपको। तो ये दो बाकियों से जरा थोड़े से आसान पेपर है। तो अब अगेन आपको कौन से पेपर उठाने हैं कौन से नहीं, हर सब्जेक्ट का मिजाज समझना जरूरी है। मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके आपको हर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि रिपोर्टिंग, अब हमारे पास रिपोर्टिंग प्रॉपर उस तरह से ना भी ऑफर हो रहा हो, तो भी अगर रिपोर्टिंग उठाना आपके लिए अच्छा है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा। अगर कॉर्पोरेट लॉ भारी पेपर है और 3 महीने में नहीं हो सकता, तो मैं हमेशा मशवरा दूंगा कि फिर आपने पेपर नहीं उठाना। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको अनबायस्ड तरीके से हर सब्जेक्ट की गाइडेंस दूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर कॉलेज सिर्फ अपना अपना सब्जेक्ट बेच रहा है। तो एक कॉलेज के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे जी 2 सब्जेक्ट ही सबसे कमाल होते हैं, रिपोर्टिंग और BFD। क्यों? क्योंकि उनके पास उन्हीं 2 का टीचर होगा, तो फिर मशवरा ही वो देंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास अगर 2-3 सब्जेक्ट हो तो मैं बस आपको वही मशवरा दूं कि ये 2-3 सब्जेक्ट उठा के कर लें। मैं जेनेरिक गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको समझ आए, आपको फायदा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी है। अदरवाइज मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, मैं तो हर सेशन पे मुख्तलिफ कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा हूँ, तो कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते। तो ये एक 6 सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल मैप है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट क्या है। अगला सवाल, हमने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, हमारी सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ऐसे में 4 जनरल गाइडलाइंस है। ये 2 गाइडलाइंस आर्टिकल्स वर्सेस